हेलो एवरीवन, दिस साइड सलोनी फ्रॉम संत कबीर विद्यापीठ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लगातार बने हुए और आप ये देख पा रहे होंगे कि हम धीरे धीरे सभी विषयों की क्लासेस चला रहे हैं। और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि हम अगर अपने विषय की बात करें, भूगोल विषय की, तो हम देखते देखते लगभग लास्ट तक पहुंच चुके हैं, जिसमें आज इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था विंड्स के बारे में, उसके पहले हमने प्रेशर बेल्ट के बारे में पढ़ा था। उसके साथ ही साथ हम अब लोकल विंड्स पर पहुंच चुके हैं। लोकल विंड्स यानी कि ऐसे विंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर तो नहीं बहते हैं, साथ ही साथ ये बहुत ही ज़्यादा मतलब शक्तिशाली उतने नहीं होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव एक पर्टिकुलर रीजन में होता है। एक मतलब एक कोई स्पेशल प्लेस में ये चलते हैं, और हर अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग इनका अलग अलग नाम होता है। तो वही सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये जानना ज़रूरी है कि लोकल विंड्स कौन कौन से टाइप्स के हैं। तो अगर हम बात करें कोल्ड और ड्राई लोकल विंड्स की, तो इनका ओरिजिनेटिंग कैसे होता है, इनकी उत्पत्ति कैसी होती है। तो इनका एक टाइप ये होता है ना कि ये वार्म और हॉट और ड्राई होते हैं। क्या होते हैं? वार्म, हॉट और ड्राई होते हैं। ये तीन टाइप्स के ये लोकल विंड होते हैं। फिलहाल अभी हम सिर्फ कोल्ड और ड्राई लोकल विंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये कभी किसी भी डिजर्ट से, जब भी गर्मी का बहुत तेज प्रचंड तापमान होता है, तब वो इनकी उत्पत्ति होती है। ये बहुत ही गर्म, बहुत ही ड्राई और साथ ही साथ बहुत धूल वाले होते हैं, बहुत डस्टी होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल में बात करें तो लू, हार्मेटन और सिरक्को, ये तीनों बहुत ही फेमस है इस मामले में। अब अगर हम बात करें कोल्ड और ड्राई लोकल विंड्स की, तो कोल्ड और ड्राई लोकल विंड्स, इनका जो ओरिजिन होता है वो ज्यादातर मात्रा में पोलर रेंज से होता है। ये ध्रुवीय क्षेत्र से बहते हुए आते हैं। तो ये ठंडे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। इसमें एक है ब्लिजर्ड, ये बहुत ही फेमस है। और साथ ही साथ जो दूसरा कोल्ड और ड्राई विंड्स है दूसरे टाइप्स का, क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि सभी पोलर रेंज से ही आएंगे, सभी ध्रुवीय क्षेत्र से आएंगे। कुछ और भी हैं, जैसे कि जो हाई माउंटेन रेंज से निकलते हैं, वो भी कोई कोई कोल्ड और ड्राई होते हैं। उसमें मिस्ट्रल, बोरा और पेम्पेरो ये फेमस है। ठीक है, अभी हम कुछ सेकंड में आपको बाय एक प्लेस को लेकर के हम आपको समझाने वाले हैं कि कौन कौन से लोकल विंड्स कौन कौन से एरिया में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी भी किसी भी एग्जाम्स में ऐसे पूछ लेगा आपसे कि मान लो चिनूक के बारे में पूछ लिया कि ये विंड्स कहाँ पर पाई जाती है, कौन से रीजन में पाई जाती है, साथ ही साथ इसकी प्रकृति क्या है ये भी बताइए। तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये चीज़ें आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की। सबसे पहले चिनूक, ब्लिजर्ड और सांता आना। मैं कुछ इम्पोर्टेंट विंड्स के बारे में ही आपको बताऊंगी। हो सकता है इमेज में कुछ और एक्स्ट्रा रहे, लेकिन आपको मैं वो भी समझाते चलूंगी। ये चिनूक है, हमने आपको बताया था। नॉर्थ अमेरिका में कौन सा पर्वत है? कौन सा पर्वत है? रॉकी पर्वत है। तो चिनूक जो है वो रॉकी पर्वत के साइड में चलता है। अभी डिटेल में आपको बहुत ही आराम से सब चीज समझ में आएगी। चिनूक है वो रॉकी विंड्स के पास चलता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का एरिया है, यहाँ पे एक डिजर्ट पाया जाता है, और उस डिजर्ट से निकलता है सांता आना। ठीक है, सांता आना, वो भी हम अभी बहुत ही आराम से समझेंगे। और बात करें ब्लिजर्ड की, तो ये पोलर रेंज से आती हुई एक पवन है, एक लोकल विंड्स है। चलिए धीरे धीरे हर चीज को हम समझते हैं। तो पहले पहले हम बात करते हैं चिनूक लोकल विंड्स की। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच का जो क्षेत्र है, कनाडा के बीच का जो क्षेत्र है वो रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल से चलती है। ये बहुत ही गर्म और शुष्क पवन है। ये इस प्रकार की पवन है कि ये इतनी गर्म पवन है, इतनी गर्म प्रकार की पवन है ये, कि ये जब बहती है, जब इसका आगमन होता है, तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। और तापमान में वृद्धि इस प्रकार से होती है कि बर्फ पिघलने लगते हैं।
और बर्फ पिघलते हैं, इसलिए इसको स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है। और जब बसंत का ऋतु आता है तो ऐसा होता है कि उसके पहले ही ये इसके आगमन से बर्फ पिघल चुके रहते हैं, तो गेहूं की बुवाई उस एरिया में बहुत ही जल्दी प्रारंभ हो जाता है। ये चीज आप मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं इसके बारे में। आप प्रयास करिए कि इसको याद करते चलिए साथ साथ में। अब आइए बात करते हैं अब आइए बात करते हैं सांता आना की। आइए बात करते हैं सांता आना की। तो ये जो पवन है, ये जो लोकल विंड्स है, ये दक्षिण कैलिफोर्निया के सांता आना घाटी से निकलती है। सांता आना घाटी से निकलती है। ये बहुत ही गर्म और शुष्क प्रकार की पवन है। जब आगमन होता है तो अधिकतर चीजें, जो भी वनस्पतियां होती हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, जो भी घासें होते हैं, वो सभी सूख जाती हैं। इसलिए इतनी भयानक ये गर्म है। साथ ही ये इतनी गर्म है कि कभी कभी इसकी आने से आग की उत्पत्ति भी हो जाती है। कई कई जगहों पर आग भी लग जाती है और इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है, जलवायु प्रकोप लोकल विंड्स, जलवायु प्रकोप स्थानीय पवन। ठीक है। साथ ही साथ ये डस्ट के साथ धूल के साथ आंधी लेकर के आती है, इसलिए इसको डस्ट डेविल के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। अब हम बात करते हैं ब्लीजर्ड की। ब्लीजर्ड यानी कि वो जो मैंने आपको बताया था कि पोलर रेंज से जो पवन आ रही थी, उसको उसके बारे में बात करते हैं। तो ये जब अमेरिका में आती है तो कनाडा में सबसे पहले एंट्री करती है। हडसन घाटी के उत्तरी भाग के एरिया में ये टच करती है। साथ ही साथ ये ध्रुवीय पवन है और ये जब आती है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बर्फ की वर्षा कराती है। बहुत ही तीव्र चलती है और बर्फ की वर्षा कराती है। तो ये चीज ब्लीजर्ड कराती है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब चलिए हम चलते हैं साउथ अमेरिका में। अभी तक हम नॉर्थ अमेरिका के बारे में पढ़ रहे थे, अब चलते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। तो जोंडा और सोडो, मतलब जोंडा या फिर सोडो इसी को बोलते हैं, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में क्या था, रॉकी पर्वत, और साउथ अमेरिका में क्या है, एंडीज पर्वत। तो एंडीज पर्वत के पश्चिम से पूर्वी ढाल पर चलने वाली ये एक गर्म प्रकार की पवन है। आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मतलब ये कोई पर्वत से चल रही है और पर्वत तो बहुत ऊंचाई पे होता है, वहां पे ठंडा मौसम होता है, तो ये गर्म कैसे हो जा रही है। तो वो चीज मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए ये एक पर्वत है और यहाँ साइड में कोई पवन बह रही है। तो जब ये पवन बहेगी साइड में, तो ये जब कोई भी प्रकार का पर्वत पाएगी तो ये ऊंचाई में चली जाएगी। सीधे इसको मतलब ऐसा प्रेशर प्राप्त होगा कि ये ऊंचाई पे चली जाएगी इस पर, और यहाँ इकट्ठा होकर के ये वर्षा करा देती है। यहाँ इकट्ठा होकर के ये वर्षा करा देती है, तो इधर का जो एरिया होता है वो बहुत ठंडा हो जाता है। फिर कुछ मात्रा में कुछ पवन जो कि इस पार जाती हैं, तो ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से बहुत ही तेजी से वो नीचे सरकती हैं। और आप भी जानते हैं इसके तो और भी कारण है, क्योंकि मतलब आसपास का जो एरिया रहता है उसमें कई सारे एटमॉस्फेयर रहते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं, और ये खुद इतने इकट्ठे होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक साथ होते हैं और वो नीचे आ रहे होते हैं। लेकिन जो ये आसपास के लोग विंड्स हैं, ये इस पर प्रेशर डालते हैं, क्योंकि जो ये पवन नीचे आ रही है, जो गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आ रही है, उस पर ये सारे जो साइड के इस एरिया के पवन रहते हैं वो इस पर ही प्रेशर डालते हैं। तो जब प्रेशर डालते हैं, इस पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि इसके सारे पार्टिकल्स एक तरह से संघनित हो जाते हैं, और जब इतने संघनित होते हैं तो वो आपस में बहुत ही जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो ये भी है कि मतलब भले ही एक पर्वत चोटी से नीचे आ रही है लेकिन ये गर्म हो जाएगी। तो उसी प्रकार की ये एक पवन है, जोंडा और सोडो। खैर, इस टाइप की बहुत सारी पवने हैं। लोकल विंड्स पर इसका बहुत ही ज्यादा मात्रा में असर होता है। आल्प्स पर्वत के पास के जो भी पवने चलती हैं उनमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ अभी हमने पढ़ा कुछ दिन पहले
चिनूक, ये सारी चीजें, तो वो सब में भी ऐसा मेथड फॉलो होता है। अब आइए चलते हैं अफ्रीका में। आज मैं आपको बहुत जगह घुमा रही हूँ दोस्तों। अभी तक मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका घुमाया, आप साउथ अमेरिका घुमाए, अब हम घुमा रहे हैं आपको अफ्रीका में। मतलब एक जगह पर बैठ करके आप वहाँ की लोकल विंड्स को फील कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। कितना इंटरेस्टिंग होता है ज्योग्राफी सब्जेक्ट। हम बात करते हैं हरमटन की, जो कि अफ्रीका में एक लोकल विंड्स है। ये उष्ण और शुष्क पवन है। गिनी की खाड़ी की ओर ये बहती है और इसके आगमन से मौसम बहुत शुष्क हो जाता है। मौसम शुष्क हो जाता है। हर बटन ये यहाँ पे बहती है, ये यहाँ पे बहती है। मे बी आपको इमेज में क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अफ्रीका का वो एरिया मैं इमेज यहाँ बनाने का प्रयास करती हूँ। अफ्रीका का ये एरिया, इस पर ये आप ये जानते हैं कि ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर आर्द्रता बहुत ही ज्यादा होती है। यहाँ पर आर्द्रता बहुत ज्यादा होती है। तो ये जो हरमटन है, जब ये आती है, ये एक प्रकार से शुष्क पवन है। तो ये जब आती है इसकी तरफ, ये जब आती है भूमध्य रेखीय क्षेत्र की तरफ, तो ये, क्योंकि ये बहुत शुष्क पवन है, बहुत ही गर्म पवन है, तो ये जब आती है तो यहाँ की जो आर्द्रता है उसको नष्ट कर देती है। यहाँ की आर्द्रता है उसको नष्ट कर देती है। तो यहाँ पे लोगों को बहुत राहत मिलती है और इसकी वजह से इसको डॉक्टर पवन के नाम से जाना जाता है। ये बात आप अपने दिमाग में रखिए कि डॉक्टर पवन के नाम से कौन सी लोकल विंड्स जानी जाती है। तो उसका आंसर रहेगा हरमटन। ये कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो ये अफ्रीका में प्रवाहित होती है। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब आइए बात करते हैं सिरक्को के बारे में। सिरक्को के बारे में, तो जो सिरक्को है ये गर्म, शुष्क और रेतीली पवन है। ये सहारा के डिजर्ट से निकल करके भूमध्य सागर की ओर बढ़ती है। साथ ही साथ इसका जो प्रभाव होता है वो इटली और स्पेन में ज्यादातर देखने को मिलता है। इसको मिस्र में इसको खमसिन के नाम से जाना जाता है। लीबिया में इसको गिबली के नाम से जाना जाता है। ट्यूनीशिया में इसको चिली के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको जो चीज बताने वाली हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही लॉजिकल है, साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्त वृष्टि। रक्त वृष्टि, ये जो पवन है सिरक्को, ये अपने रक्त वृष्टि के कारण से बहुत ही ज्यादा फेमस है। आगे समझते हैं कैसे। मुझे ना थोड़ी सी एक सेकेंड टाइम दीजिएगा जरा। मैं इमेज इसका थोड़ा सा बड़ा लगा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए और अच्छे से क्लियर हो जाए। आई थिंक अब आपको थोड़ा विजिबल हो रहा होगा ये चीज। ये है हमारा अफ्रीका जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। ये हमारा अफ्रीका है। अफ्रीका, अफ्रीका का क्षेत्र है ये। अफ्रीका का क्षेत्र है ये, और हम पढ़ रहे थे सिरक्को के बारे में। सिरक्को के बारे में, आई थिंक ये कलर थोड़ा सा कम पता चल रहा है। हम पढ़ रहे थे सिरक्को के बारे में। तो सिरक्को जो है वो सहारा यहाँ पर है, और सहारा के डिजर्ट से निकल करके ये सिरक्को चलती है, आगे बढ़ती है। और जब ये सहारा मरुस्थल से निकलती है तो ये खुद में कुछ रेत ले लेती है, अपने में कुछ रेत लेकर के चलती है। और जब ये फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र से होकर के भूमध्य सागर, सॉरी, यहाँ पे भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर से होते हुए जब ये आगे की ओर बढ़ती है तो भूमध्य के सागर से ये क्या लेती है, थोड़ी सी नमी ले लेती है। और नमी लेने के बाद ये आगे जाकर के इटली और स्पेन में, क्योंकि उसने नमी भी ले ली है और उसके अंदर पहले से रेतीला भाग है, तो जब ये इटली और स्पेन में जाती है तो वो जो रेत का कण है और नमी जो उसने भूमध्य सागर क्षेत्र से लिया है उसके साथ मिल करके वो वर्षा कराती है। और जब वर्षा होती है तो वो एकदम पूरा लाल लाल वर्षा होती है, और इसीलिए उसको रक्त वृष्टि के नाम से जाना जाता है। तो लगा ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये बहुत ही विनाशकारी है। साथ ही साथ अंगूर की खेती जब होती है इटली और स्पेन में, तो अंगूर और जैतून की खेती बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान कर देती है। मतलब
एक तरह से ये बहुत ही अंगूर की खेती के लिए बहुत क्षति पैदा कर देती है। अब हम बात करते हैं बर्ग। ये भी अफ्रीका का है। ये एक गर्म और शुष्क हवा है जो कि शीतकाल में प्रवाहित होती है। ये दक्षिण अफ्रीका के आंतरिक पठार से तटीय क्षेत्र की ओर बहती है। ये जो आप देख रहे हैं अफ्रीका, नहीं दिख रहा है, चलो यहाँ देखो, ये है बर्ग, यहाँ से ये प्रवाहित होती है बर्ग से। और ये आंतरिक पठार यानी कि जो अफ्रीका का मध्य का भाग है, यहाँ पे जो पठार है यहाँ से ये निकल करके तटीय क्षेत्रों की ओर बहती है, तटीय क्षेत्रों की ओर बहती है। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रखिएगा। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं हबूब क्या है। हबूब, हबूब, हबूब जो है, अभी तक जितनी भी पवन के बारे में हम पढ़ रहे थे या फिर अभी आगे भी जितने भी पवन के बारे में हम पढ़ेंगे, वो सभी पवन का कोई ना कोई एक वे रहता है चलने का। चाहे वो नॉर्थ में जाएंगी, चाहे वो ईस्ट में जाएंगी, चाहे वो साउथ वेस्ट में जाएंगी, सबका एक अलग अलग एक तरह से एक दिशा है बहने का। लेकिन ये जो हबूब है, इसकी कोई दिशा ही नहीं है। ये एक तरह से गोल गोल एक ही स्थान पर ये चक्कर लगाती है, जैसे चक्रवात होता है, एक स्थान पे ये गोल गोल चक्कर लगाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्वयं में। आप इसको भी अपने दिमाग में बैठा के रखिए कि ऐसी कौन सी लोकल विंड्स है जो स्वयं में चक्कर लगाती है और वो कहीं पर भी नहीं बहती है और ये दिशाहीन है। तो उसका आंसर क्या रहेगा? हबूब, हबूब। तो आपने पढ़ लिया सिरको, बर्ग, हरमट्टन, हबूब। ये धूल भरी आंधी होती है जो कि हबूब है। और साथ ही साथ सायं के टाइम, यानी कि जब 4 से 5 बजे के बाद का टाइम होता है, वो अल्पकालिक वर्षा भी करा देती है। ठीक है। और ये सूडान का जो क्षेत्र है वहां पर ये गर्मी के दिनों में धूल भरी आंधी पैदा कर देती है। अब चलते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में घूम के आते हैं कि वहां पे कौन सी विंड्स चल रही है, कौन सी लोकल विंड्स वहां पे चल रही है। ब्रिक फिल्डर, ब्रिक फ्लीडर, ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। तो जो ब्रिक फिल्डर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, यहाँ पर ये चल रही है ये पवन। विक्टोरिया प्रांत में अति उष्ण और शुष्क प्रकार की ये हवा है। ये एक लोकल विंड्स है। न्यूजीलैंड में पर्वतीय क्षेत्रों में अति गर्म उष्ण को नॉर्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। यही पवन जिसको हम ब्रिक फिल्डर के नाम से जान रहे हैं, यही जब न्यूजीलैंड में पर्वतीय क्षेत्रों में जब ये चलती है तो बहुत ही गर्म और उष्ण तो होती ही है। तो ये वहां पर नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में जब ये पवन ब्लो करती है तब ये नॉर्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। अब घूम के आते हैं दोस्तों यूरोप में। यूरोप में घूम के आते हैं। हम कहाँ कहाँ घूम लिए? अफ्रीका में घूम लिए, उत्तरी अमेरिका में घूम लिए, दक्षिणी अमेरिका में घूम लिए, ऑस्ट्रेलिया में घूम लिए। अब क्या बचा है? यूरोप बचा है और एशिया बचा हुआ है। फॉन, वैसे फॉन जो है वो कई मतलब फॉन कई सारे लोकल विंड्स को फॉन के नाम से जानते हैं, बहुत सारे को, क्योंकि उससे मिलता जुलता जिसका भी स्वभाव रहता है उसको फॉन के नाम से बोल दिया जाता है। लेकिन जो ओरिजिनल फॉन है वो यूरोप की है, जो ओरिजिनल लोकल विंड्स है वो फॉन की है। तो ये है हमारा मैप है यूरोप का। ये जो क्षेत्र है वो एल्प्स का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? एल्प्स का क्षेत्र है। और यहाँ पर ये पवन फॉन चलती है जो कि गर्म और शुष्क प्रकार की पवन है। ये गर्म है तो ये बर्फ के पिघलने से कृषि कार्य यहाँ पे थोड़ा सा तेज हो जाता है। साथ ही साथ जब ये चलती है पवन, क्योंकि ये गर्म और शुष्क है, तो तुषार रुक जाता है। ठीक है, तुषार का जो काम है वो रुक जाता है। तो वहां पर अंगूर के पकने में ये पवन बहुत ही ज्यादा सहायता करती है फॉन। साथ ही साथ स्विट्जरलैंड में इसका बहुत ही ज्यादा यूज है। स्विट्जरलैंड में वैसे बर्फ तो होता ही है, साथ ही साथ ये जो पवन जब चलती है तो ये थोड़ी सी गर्माहट पैदा कर देती है लोगों को, तो इससे लोगों को थोड़ा सा राहत मिलता है। तो ये स्विट्जरलैंड के मौसम को बहुत ही ज्यादा सुहावना बना देती है। कौन सी पवन? फॉन, जो कि यूरोप में चलती है। अब देखते हैं मिस्ट्रल। मिस्ट्रल हमने देखा ब्लिजर्ड जो कि एक ध्रुवीय पवन था। साथ ही साथ अब हम मिस्ट्रल को जानेंगे, ये भी एक ध्रुवीय पवन है। ये भूमध्य सागर के उत्तरी भाग में प्रवाहित होती है। ये है भूमध्य सागर, आप जान रहे हैं ये भूमध्य सागर है और इसके उत्तरी भाग में ये मिस्ट्रल
प्रवाहित हो रही है, ये मिश्रण जो है वो प्रवाहित हो रही है, और ये जब इसका जब आगमन होता है तो हिमांक को बहुत ही नीचे कर देती है, बहुत ही कम कर देती है। अब आइए जानते हैं बोरा के बारे में। बोरा ये एक शीतल शुष्क शुष्क प्रकार की पवन है जो कि एड्रियाटिक सागर के पूर्व में बहती है। इटली में इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब ये बहती है, जब ये ब्लो करती है, तो एड्रियाटिक सागर से होते हुए जाती है, तो ये थोड़ा सा उनसे नमी ले लेती है, और नमी लेने की वजह से ये वर्षा कराती है हल्की फुल्की आर्द्रता लेने के बाद। आइए देखते हैं कि बोरा कहाँ पे चल रही है। हम बोरा को ही जान रहे थे ना। हाँ, बोरा बोरा यहाँ पे है, ये है बोरा। ठीक है, एड्रियाटिक सागर के पास ये चलती है। ठीक है, ये चीज आप समझ चुके होंगे। अब आइए चलते हैं हम एशिया में। एशिया में घूम के आते हैं। दोस्तों, एशिया में वैसे तो 3 बहुत फेमस है, बुरान, कारबुरान और लू, जो कि हम फील करते हैं, खास करके हमारे नॉर्थ इंडिया वाले। तो लू से आप तो बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। बात करें अगर बुरान की, तो रूस और मध्य साइबेरिया के क्षेत्र में ये ब्लो करती है। ये है बुरान, जो कि रूस और साइबेरिया, जो मध्य साइबेरिया है, मतलब साइबेरिया का जो मिडिल है, वहां से ये ब्लो करती है। ये शीतल और शुष्क हवा है। ठीक है, शीतल और शुष्क हवा है। अब बात करते हैं कारबुरान की। तो मध्य एशिया के तारिम बेसिन में ये प्रवाहित होती है। जो मध्य एशिया का क्षेत्र है, ये आप देख रहे हैं, कारबुरान प्रवाहित हो रही है। गर्म वायु है एक, और आप जानते हैं कि जब गर्म वायु मरुस्थलीय क्षेत्र में जाती है तो लोयस का मैदान बनाती है। जब मैंने आपको पवन के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां क्या होती हैं, वो जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि लोयस का मैदान कैसे बनता है। अगर आपको नहीं ध्यान आ रहा होगा तो आप वहां जाकर के उसको देख सकते हैं। तो ये जो कारबुरान लोकल विंड्स है, ये अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में लोयस का मैदान बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। आइए जानते हैं लू। इसको तो बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते ही हैं। हम अपने इंडिया का मैप इंडिया की मैप की अगर हम बात करें तो, वेट, मेरे पास मैप होगा शायद, इमेज, राधा, खैर ये तो थोड़ा सा आप मुझे प्लेन मैप लेना चाहिए था, लेकिन इससे भी आप समझ जाएंगे। ये है डिजर्ट का क्षेत्र। ये है डिजर्ट, यानी कि जो हमारा मरुस्थल है, मरुस्थल का जो क्षेत्र है, और मरुस्थल के क्षेत्र से ये पवन जो है वो इसकी उत्पत्ति होती है। और इसकी उत्पत्ति जब होती है तो ये प्रवाहित होती है हमारे नॉर्थ में, यानी कि हमारा उत्तर प्रदेश इससे बहुत ही ज्यादा इससे प्रभावित रहता है, उत्तर प्रदेश। खैर दिल्ली और ये सारे एरिया भी थोड़े से प्रभावित होते हैं, लेकिन हम भाई तंग आ जाते हैं इससे, हमसे नहीं सहन होती है ये लोकल विंड्स, लू गर्मी के मौसम में चलती है और खास बहुत परेशान कर देती है। खैर, फायदे हर चीज के अलग अलग होते हैं, चाहे वो कोई भी विंड्स हो, नुकसान भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो ये सारी चीजें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी कि लोकल विंड्स किस प्रकार से काम करते हैं, कौन कौन से टाइप्स के लोकल विंड्स होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी लोकल विंड्स प्रवाहित होती है। इस क्लास में आपने वो सारी बातें बहुत ही आसानी से समझी होंगी। नेक्स्ट क्लासेस में हम और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आएंगे, और बहुत ही आसानी से आप उससे समझ सकेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और कमेंट में थोड़ा बहुत अपने थोड़े डाउट भी लिख सकते हैं आप, या वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी लिख सकते हैं आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ।